आज जो क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पे शुरू में दिखाया गया है वो है श्रेया लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as ₹4 per share on application, ₹3 per share on allotment and balance on first and final call. Applications were issued for 60,000 shares and allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Surplus application money was adjusted towards some dues on allotment. All installments due on shareholders were called up by the company and amounts thereof were duly issued. While paying the allotment money, one shareholder, Shri Manik, who was allotted 600 shares, paid the amount of first and final call money also along with the allotment money. Past journal entries. देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती थी, किंतु कंपनी के पास 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, अर्थात इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और कंपनी ने सारे ही जो शेयर एप्लीकेंट्स थे उनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया, क्योंकि इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था। जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी उससे अधिक के लिए एप्लीकेशन आए थे, तो कंपनी ने सारे शेयर एप्लीकेंट को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए। मतलब 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले जो एप्लीकेंट थे उनको प्रोराटा बेसिस पे 50,000 शेयर्स इशू किए गए और एक शेयर कंपनी का जो है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, जिसमें से ₹4 एप्लीकेशन के साथ मंगवा रही है कंपनी, ₹3 अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं और आगे कहा गया है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। अब 10 रुपीज़ के शेयर में से यदि एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने 4 रुपीज़ मंगवा लिए, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ मंगवा लिए, तो बैलेंस कितना बच रहा है? 4 में से 10 रुपीज़ जो शेयर का इशू प्राइस था, इसमें से एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट के साथ कुल 4 + 3 7 रुपीज़ मंगवाने के पश्चात 3 रुपीज़ बच रहा है और वो 3 रुपीज़ कंपनी ने, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाया है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो अमाउंट ड्यू है पर शेयर वो है ₹3। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि कंपनी ने सारे इंस्टॉलमेंट मंगवाए और सारे ही इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट शेयर होल्डर्स पे ड्यू था वो बिल्कुल पूरी तरह से कंपनी को मिला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐसी बताई गई है जो आज तक के क्वेश्चंस हमने जो सॉल्व किए उसमें नहीं थी। यहाँ ऐसा कहा गया है कि एक मानिक नाम का जो शेयर होल्डर था जिसे 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे करते समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट अलॉटमेंट मनी के साथ ही पे कर दिया। जब उसने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी पे किया तो अलॉटमेंट मनी पे करते समय ही उसने अगला जो कॉल था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका भी जो अमाउंट उसके ऊपर ड्यू हो रहा था वो अलॉटमेंट मनी पे करते समय अलॉटमेंट मनी के साथ एडवांस में पे कर दिया, पहले से ही पे कर दिया, जबकि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसमें मंगवाया ही नहीं था। कंपनी ने केवल अलॉटमेंट मनी मंगवाया था, लेकिन इसने अलॉटमेंट मनी पे करते समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट था वो भी अलॉटमेंट मनी के साथ ही पे कर दिया। जब कोई शेयर होल्डर किसी ऐसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एडवांस में पे कर देता है जिसको कंपनी ने अभी तक कॉल अप ही नहीं किया था, मंगवाया ही नहीं था, तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब जिस इंस्टॉलमेंट को कंपनी ने अभी कॉल अप ही नहीं किया, मंगवाया ही नहीं, उसे यदि शेयर होल्डर एडवांस में भेज दे, पहले से भेज दे, तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। इट इज़ कॉल्स इन एडवांस। तो आज के इस क्वेश्चन में ये जो मिस्टर मानिक ने किया है कि अपने 600 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अलॉटमेंट मनी पे करते समय ही पे कर दिया, तो हम कहेंगे कि उसने अपने 600 शेयर का
फर्स्ट कॉल मनी एडवांस में भेज दिया, वो कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब हम देखेंगे कि इस केस में एंट्रीज कैसी होती है। तो मैं पहले ये कॉल्स इन एडवांस के कारण जब अलॉटमेंट का मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होगा उस समय टोटल कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में रिसीव होगा इसका कैलकुलेशन पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाई एक शेयर होल्डर जो है श्री मानिक, उसने अपने 600 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी अलॉटमेंट मनी के साथ ही पे कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया तो वास्तव में जितना शेयर होल्डर पे ड्यू था उससे ज़्यादा अमाउंट, मतलब जितना अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था शेयर होल्डर पे उससे भी ज़्यादा अमाउंट बैंक अकाउंट में आया, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने अपना 600 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी अलॉटमेंट मनी के साथ पे कर दिया। तो निश्चित रूप से बैंक अकाउंट में उस समय अमाउंट जो है वो ज़्यादा आया। तो कितना आया उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें मैं ये सारा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। हम पहले ये देखेंगे कि अलॉटमेंट पर सभी शेयर होल्डर पे अमाउंट ड्यू कितना हुआ। देखिए, अलॉटमेंट पे कंपनी ने पर शेयर केवल ₹3 मंगवाया है। ₹3 पर शेयर के अनुसार 50,000 शेयर्स का कितना अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि भले ही कंपनी के पास 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, लेकिन कंपनी ने अलॉट तो 50,000 ही की है, तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगा वो केवल 50,000 शेयर्स के ऊपर ड्यू होगा जितने की कंपनी ने अलॉट किया, और वो है पर शेयर ₹3। तो 50,000 शेयर्स का ₹3 के अनुसार सारे शेयर होल्डर पे 50,000 इंटू ₹3 1,50,000 ड्यू हो रहा है। तो वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। टोटल अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन ऑल शेयर होल्डर्स। अब वो अमाउंट कैसा कैलकुलेट करेंगे हम? कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए और अलॉटमेंट मनी जैसा कि मैंने बताया ₹3 पर शेयर है, तो 50,000 शेयर्स इंटू ₹3 1,50,000 का अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए मेरे थे, मतलब एप्लीकेशन मनी में कंपनी के बैंक अकाउंट में 60,000 शेयर्स का आया था, लेकिन कंपनी ने ओनली 50,000 शेयर्स ही एप्लीकेंट्स को इशू किए थे। तो इसका मतलब सारे एप्लीकेंट्स का 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था। और जब भी इस तरह से प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण एप्लीकेशन मनी एक्सेस होता है तो उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम आगे के इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे एप्लीकेंट्स का 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था, जो इस अलॉटमेंट वाले अमाउंट में पहले से एडजस्टेड था। मतलब जितना अमाउंट अलॉटमेंट का शेयर होल्डर पे ड्यू था उसमें वो पहले से एडजस्टेड था। तो ऐसा मान लेंगे हम कि जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था शेयर होल्डर उस सीमा तक तो अलॉटमेंट मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पहले रिकॉर्ड हो गया था। उतना तो बैंक अकाउंट में आने नहीं वाला था। जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आएगा शेयर होल्डर पे करेंगे तो उतना नहीं पे करेंगे, क्योंकि जितना उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उतना ऑलरेडी यदि एडजस्टेड है तो वो कम पे करेंगे, वो उतना मनी कम पे करेंगे। तो अब देखिए कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था सारे शेयर होल्डर का 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था और एप्लीकेशन मनी था पर शेयर ₹4। तो 10,000 शेयर्स का 10,000 इंटू 4 40,000 सारे शेयर होल्डर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, जो अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी एडजस्टेड था। तो उतना तो वैसे भी कम आने वाला था,
तो आने कितना वाला था, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करने के बाद, इस अमाउंट में से एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करने के बाद बचा हुआ है अमाउंट अलॉटमेंट का ड्यू था शेयर होल्डर पे जो आने वाला था। तो हम पहले इसमें से सारे शेयर होल्डर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से एडजस्ट किया उसको माइनस कर देते हैं। माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। और वो कितना है मैंने बताया, कंपनी के पास एप्लीकेशन आए थे 60,000 शेयर्स के लिए, यानी एप्लीकेशन मनी भी 60,000 शेयर्स का आया था। कंपनी ने अलॉट किए केवल 50,000 शेयर, तो इस तरह 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ था। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 60,000 शेयर्स, मतलब जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आया था, माइनस 50,000 शेयर्स, मतलब जितने कंपनी ने वाकई में इशू किए, अलॉट किए। 60,000 शेयर्स माइनस 50,000 शेयर्स इनटू ₹4। ₹4 क्या है, एप्लीकेशन मनी पर शेयर। 60,000 शेयर्स माइनस 50,000 शेयर्स, इसका मतलब 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, और 10,000 इंटू ₹4, उसका अमाउंट हो रहा था 40,000। वो 40,000 ये जो सारे शेयर होल्डर पे 1,50,000 अलॉटमेंट का अमाउंट जो हो रहा है उसमें पहले से एडजस्टेड था। तो अब सारे शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी जो आना बाकी था वो था केवल 1,10,000। इस 1,50,000 से 40,000 माइनस करने के बाद, और वो 1,10,000 जो बचा हुआ बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी है वो सारे शेयर होल्डर ने पे किया है। आज के क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, सभी ने पे किया है। तो वो बचा हुआ 1,10,000 तो आया ही है। जब बाद में कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी वाला इंस्टॉलमेंट मंगाया उस समय अलॉटमेंट का तो 1,10,000 जो शेयर होल्डर पे आना बाकी था वो तो आया ही है, लेकिन साथ में एक शेयर होल्डर मिस्टर मानिक ने अपने 600 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी उसी समय पे कर दिया। तो फिर उसके 600 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट है, उतना अमाउंट उस समय बैंक अकाउंट में ज़्यादा आ गया, जिसको हम कहेंगे कॉस्ट इन एडवांस। तो फिर बैंक अकाउंट में अब उस समय आया कितना, तो देखिए उसके 600 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी अलॉटमेंट मनी के इसके साथ में ही आ गया। अब 600 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ₹3 पर शेयर। तो मानिक के 600 शेयर का ₹3 के हिसाब से 600 शेयर्स इंटू ₹3, 1,800 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी के साथ ही आ गया, क्योंकि उसने एडवांस में पे कर दिया। तो फिर ये 1,10,000 में वो मिस्टर मानिक के 600 शेयर्स का 1,800 और ऐड कर दीजिए, जो उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी एडवांस में आ गया, अलॉटमेंट मनी के साथ ही आ गया। तो वो 1,800 हम ऐड कर देंगे तो हमें पर ये ज्ञात हो जाएगा कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया तो टोटल अमाउंट कितना है। तो हम ऐसा करते हैं कि मिस्टर मानिक का 600 शेयर्स का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट एडवांस में आ गया 1,800 रुपीज़, उसे इसमें ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉस्ट इन एडवांस received from Shri Manik। अब कॉल से एडवांस क्या है, उसके 600 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वही उसने एडवांस में भेजा है। कॉल से एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम श्री मानिक, ठीक है, जिसको मैं आगे और क्लियर कर देता हूँ। दैट इज हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है, दैट इज हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। अब वो कितना था, उसके पास 600 शेयर्स थे, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं 600 शेयर्स इंटू ₹3, 1,800। ये 1,800 ऐसा समझिए कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया ये ज़्यादा आ गया, इतना अमाउंट ज़्यादा आ गया क्योंकि एक शेयर होल्डर ने अपने 600 शेयर का
1800 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, वो भी अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। तो फिर उस समय 1800 ज़्यादा आया, तो अलॉटमेंट का तो केवल 1,10,000 आया, मगर 1800 का साथ में 1800 साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी आ जाने की वजह से टोटल कैश उस समय बैंक अकाउंट में आ गया 1,11,800। 1,11,800। तो ये तय हो गया कि उस समय बैंक में जब अलॉटमेंट मनी आया तो कैश कितना है 1,11,800। और आप इसको यहाँ पे, मैं इसे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। और ये जो 1,11,800 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट का मतलब ये अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं है, जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आ रहा है उस समय कितना कैश आया उसका अमाउंट है अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट 1,11,800। इसका मतलब जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आने वाली एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी रिसीव होने वाली एंट्री, उसमें आपको इतना अमाउंट बताना है बैंक अकाउंट में आने वाला, मतलब बैंक अकाउंट को इतने अमाउंट से डेबिट करेंगे। चलिए अब ये आज के जो वर्किंग नोट जरूरी थी आज के क्वेश्चन के लिए वो मैंने आपको बनवा दी, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए कि मिस्टर मालिक का 600 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो मनी एडवांस आया है अलॉटमेंट के साथ, उसको मिला के कुल अलॉटमेंट जब मनी बैंक अकाउंट में आया तो कुल कितना अमाउंट उस समय आया है, ठीक है। अब मैं एंट्री शुरू करता हूँ। आप इस वर्किंग नोट को अपने नोटबुक में पहले कॉपी कर लीजिए। मैं कुछ मिनटों का समय यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए अब मैं इसके एंट्री शुरू करता हूँ। आप जानते हो कि फर्स्ट एंट्री क्या होती है? जब एप्लीकेशन मनी आता है बैंक अकाउंट में तब एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चलिए फर्स्ट एंट्री में यहाँ लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा?
जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आए हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, जिसे कहेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, इस नंबर ऑफ शेयर अप्लाई को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीपल करने पे जो अमाउंट आएगा वो इस एंट्री का अमाउंट है। तो देखिए कंपनी के पास क्वेश्चन में बताया गया है कि 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹4, 2,40,000 का अमाउंट होगा इस एंट्री का। बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। अब इसके बाद की एंट्री कैसी होती है आप जानते हैं। इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अब ये 2,40,000 का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी जो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है फर्स्ट एंट्री, ये एंटायर अमाउंट सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता। उस मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ये पूरा 2,40,000 ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था और ये जो 2,40,000 का एप्लीकेशन मनी है ₹2,40,000, ये 60,000 शेयर्स का है। जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आए थे उनका है, लेकिन कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू नहीं किए हैं, कंपनी ने only 50,000 शेयर्स इशू किए। तो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए मतलब अलॉट किए 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा। मतलब ओनली 50,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है उसे ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर पाएंगे। और जो बचा हुआ है वो है इन सारे शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण हुआ। उसको आप क्या करते हैं, उसको आप अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट, हाँ अगर वो इतना ज़्यादा हो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कि भाई शेयर होल्डर पे जितना अलॉटमेंट का अमाउंट हो रहा था वो भी पूरा उसमें से रिकॉर्ड हो गया, उसके बावजूद भी बच रहा है, तो उसके बाद के भी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन आज के क्वेश्चन में ऐसी स्थिति नहीं है। आज के क्वेश्चन में ये जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो सारा अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है शेयर होल्डर पे उसमें एडजस्ट हुआ है। देखिए अब मैं पहले इस एंट्री की शुरुआत करता हूँ। हम इस 2,40,000 को इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पहले जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो 2,40,000 तो पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया। ये 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है और 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। और सारे शेयर होल्डर का जो 10,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा था, जो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन में दिखाया गया है ₹40,000, 10,000 इंटू ₹4, उसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा। और वो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में पूरी तरह से एडजस्ट हो रहा है क्योंकि अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है 1,50,000। किस तरह? कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि केवल एप्लीकेशन मनी वाली जो फर्स्ट एंट्री है इसके अमाउंट का कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पे होता है। उसके बाद यदि इशू और सब्सक्राइब हुआ है तो नेचुरली जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं उतने शेयर कंपनी इशू नहीं कर पाती, उससे कम शेयर इशू करती है, मतलब अलॉट करती है। तो फिर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हमेशा कम होता है। और बाद के साथ जितने शेयर कंपनी ने वास्तव में अलॉट किए उसी के ऊपर बाद के इंस्टॉलमेंट मांगे जाएंगे। इसलिए चाहे अलॉटमेंट मनी हो या उसके बाद का कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, इसके अमाउंट का कैलकुलेटेड और इसके अमाउंट का कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे होता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उसका कैलकुलेशन हम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे करेंगे, मतलब 50,000 शेयर्स पे। 50,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए और अलॉटमेंट पे पर शेयर ₹3 ड्यू है। तो 50,000 इंटू 3
अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था 1,50,000 और इन सारे शेयर होल्डर का प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है उसका अमाउंट है ओनली 40,000। तो अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू हो रहा है सारे शेयर होल्डर पे 1,50,000 और एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओनली 40,000। तो वो सारा 40,000 इंटायर 40,000 जो अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो जाएगा। तो उस 40,000 को हमें क्या करना है, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना है। मतलब अब ये 2,40,000 को जब इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से रिवर्स करके इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इसमें से ओनली 50,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है और बचाओ 40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है सारे शेयर होल्डर का उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। तो मैं पहले इस सेकंड एंट्री करते समय मैं पहले क्या करूँगा, जो हमेशा करते हैं हम, ये फर्स्ट एंट्री में जितने अमाउंट से 2,40,000 रुपीज से हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है उतने अमाउंट से हम उसको डेबिट कर दूंगा, क्योंकि ये पहले क्रेडिट किया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, तो उसको रिवर्स करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया है। तो मैं यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ 2,40,000 से। इसका मतलब ये 2,40,000 जो पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया गया था वो वहाँ से रिवर्स कर दिया गया। अब इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट किया जाएगा, इस 2,40,000 का अमाउंट जब ये अब यहाँ डेबिट तो कर दिया गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, लेकिन इसके अगेंस्ट में जब क्रेडिट किया जाएगा तो ये दो अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, उसका बाइफर्केशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ये 2,40,000 60,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी है, इतने शेयर कंपनी ने इशू नहीं किए, तो जितने इशू किए 50,000 उसका ही एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। बाकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है सारे शेयर होल्डर का वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा, तो बाइफर्केशन हो जाएगा। तो फिर इस 2,40,000 में से 50,000 जो शेयर्स अलॉट किए उसका एप्लीकेशन मनी 50,000 शेयर्स इंटू 4 2,00,000 रुपीज वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करें, तो उसको मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 जो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, ये वो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है जो कंपनी ने अलॉट किया, उनका एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल बन गया, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। और प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण सारे शेयर होल्डर का 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ₹40,000 एक्सेस हो रहा था, वो हम कई बार अभी यहाँ पे अभी चर्चा कर चुके कि उसे कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, वो से अभी से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करें। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। तो देखिए ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से मैंने 2,40,000 ये जो यहाँ पहले क्रेडिट किया गया था उसको डेबिट करके रिवर्स किया, ठीक है, उसमें से 2,00,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ और 40,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, इसका बाइफर्केशन हो गया, दो अलग अलग अकाउंट में चला गया। और एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 2,40,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, ठीक है। अब ये हो गए एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के, तो एप्लीकेशन मनी के दो एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू है। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो आप जानते हो एंट्री कैसी होगी, यदि अलॉटमेंट मनी में किसी भी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, जैसा कि आज के क्वेश्चन में शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं है, तो अलॉटमेंट मनी में कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। तो जब अलॉटमेंट मनी में किसी भी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड ना हो तो उसके ड्यू की एंट्री कैसी होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू है उतना हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और उतना ही अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो चलिए वो एंट्री पे मैप करते हैं।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना होगा, जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू होगा। अब फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये 40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो कंपनी ने पहले से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया है। मतलब अब शेयर होल्डर से जितना अलॉटमेंट मनी उनके ऊपर एक्चुअली ड्यू हो रहा है उतना नहीं लेने वाली कंपनी, क्योंकि उनका 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से कंपनी के पास पड़ा है जिसको कंपनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर रही है। तो एक्चुअली कंपनी लेगी उससे अलॉटमेंट मनी जितना ड्यू हो रहा है उससे 40,000 कम लेगी, पर ड्यू की एंट्री करते समय हमें ये भूल जाना है कि भाई इनका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो ऑलरेडी अलॉटमेंट वाले अमाउंट में, अलॉटमेंट मनी के अमाउंट में एडजस्ट है। ये 40,000 हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आएगा वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, वहाँ बताएंगे कि भाई जितना शेयर होल्डर पे ड्यू है उससे 40,000 कम आता है। लेकिन जब अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो रही है उस समय तो वाकई में जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है शेयर होल्डर पे उतना इस एंट्री में बताना है, उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करके नहीं बताना है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है शेयर होल्डर पे, कंपनी ने शेयर 50,000 इशू किए हैं और अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹3, तो 50,000 इंटू ₹3 1,50,000 शेयर्स इंटू ₹3 1,50,000 ये अलॉटमेंट पे ड्यू है। तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट को डेबिट कर देंगे 1,50,000 से, और इतना ही अमाउंट हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 1,50,000। एंट्री कैसे हो गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। चलिए, एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने से लेकर अलॉटमेंट मनी के ड्यू होने तक की 3 एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है उस समय जो एंट्री होती है वो एंट्री, लेकिन अब हम पहले देख चुके हैं, वर्किंग नोट में सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब 1,800 रुपीज़ ज़्यादा आने वाला है। जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर से आने वाला है उससे 1,800 और ज़्यादा आने वाला है, इसलिए कि एक शेयर होल्डर मिस्टर मालिक ने अपने 600 शेयर का फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल मनी जो कि हो रहा था ₹1,800 वो अलॉटमेंट मनी के साथ पे कर दिया। तो फिर उस समय बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आने वाला है इसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट में हम पहले कर चुके। तो जितना अमाउंट उस समय बैंक अकाउंट में आने वाला है उस शेयर होल्डर का जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एडवांस पर भेज दिया है उसका कॉल्स-इन एडवांस, जिसको कहते हैं कॉल्स-इन एडवांस, उसका कॉल्स-इन एडवांस का 1,800 मिलाकर जितना अमाउंट उस समय बैंक अकाउंट में आने वाला है उतने अमाउंट से हम अब बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अब मैं आगे की एंट्रीज करता हूँ, मतलब अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आ रहा है उस समय की एंट्री। वर्किंग नोट में जब कैलकुलेशन किया था तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर पे मनी टोटल ड्यू कितना था, उसमें से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करने के बाद कितना अलॉटमेंट मनी बैलेंस था जो उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग था, मतलब बाद में आने वाला था, और उसमें एक शेयर होल्डर का कॉल्स-इन एडवांस का अमाउंट 1,800 ऐड करके अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी जब आया बैंक अकाउंट में उस समय कितना अमाउंट आने वाला था ये हम वर्किंग नोट में पहले दिखा चुके हैं, और वो अमाउंट था
11,800, ठीक है, इट वॉज 1,11,800, ठीक है। वो किस तरह से आया था हम पहले देख चुके कि 1,11,800 किस तरह से आया था, उसका वर्किंग नोट में सारा कैलकुलेशन हम पहले देख चुके हैं। तो अब मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ 1,11,800 से, क्योंकि उस समय जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया तो टोटल कैश आया 1,11,800। और अब बैंक अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया 1,11,800 से, क्योंकि बैंक अकाउंट में कैश जो आया वो 1,11,800, पर ये 1,11,800 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि इंटायर 1,11,800 का जो अमाउंट है ये अलॉटमेंट का नहीं है। अलॉटमेंट का तो आप सारे शेयर होल्डर्स से केवल 1,10,000 ही मिलने वाला था, क्योंकि हमने देख लिया अलॉटमेंट का अमाउंट उनके ऊपर जो ड्यू हो रहा था 50,000 शेयर्स का, वो 1,50,000 हो रहा था, लेकिन उन सारे शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी में एडजस्टेड था। तो फिर आप वो 1,50,000 जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे, उसमें से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट का तो 1,10,000 ही आने वाला था सारे शेयर होल्डर्स, और वो आ गया है, वो इस 1,11,800 में इंक्लूड। तो इस 1,11,800 में अलॉटमेंट का अमाउंट तो केवल 1,10,000 है, जो बचा हुआ अमाउंट शेयर होल्डर से आना बाकी था एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद। तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को तो आप केवल 1,10,000 से क्रेडिट करेंगे। ये 1,800 जो एक्स्ट्रा आया है वो वहाँ नहीं क्रेडिट हो सकता, वो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पहले से आ गया, तो उसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को केवल हम 1,10,000 से क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,10,000। अब ये 1,800 जो मिस्टर मानिक ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी एडवांस में भेज दिया अलॉटमेंट के साथ ही, जिसको हम कह रहे हैं कॉल्स इन एडवांस, इसे कहाँ क्रेडिट करें? क्योंकि यहाँ बैंक अकाउंट यदि 1,11,800 से डेबिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को केवल 1,10,000 से क्रेडिट करना है, 1,800 तो डिफरेंस क्रेडिट हो रहा है यहाँ। वो 1,800 वही है जो बैंक अकाउंट में ज़्यादा आ गया कॉल्स इन एडवांस। तो उस 1,800 को हमें क्या करना होता है, एक कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। जब भी कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एडवांस में भेज देता है, मतलब कंपनी ने वो इंस्टॉलमेंट मांगा ही नहीं, उसके पहले ही भेज दिया, तो उस अमाउंट को एक कॉल्स इन एडवांस नामक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि वो अमाउंट एडवांस में आ गया, उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, जैसा मैं पहले बता चुका। तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स का बिल्कुल विपरीत है। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जिस इंस्टॉलमेंट को कंपनी ने मंगा लिया है, शेयर होल्डर ने उसका अमाउंट भेजा ही, जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगा चुकी है उसका अमाउंट अगर शेयर होल्डर ने भेजा नहीं है तो वो कॉल्स इन एरियर्स है। और कॉल्स इन एडवांस उसका बिल्कुल विपरीत है, जिसका अमाउंट, जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं, जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी ने मंगवाया ही नहीं, उसका भी अमाउंट शेयर होल्डर अगर पहले से भेज रहा है तो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो डेबिट होता है और कॉल्स इन एडवांस उसके विपरीत है, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है। तो हम ये 1,800 जो कॉल्स इन एडवांस का है, इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये 1,800 जो एडवांस में आ गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,800। अब देखिए इस 1,800 को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है, उसका भी एक कारण और है। ये तो एक मतलब ये जो मैंने कहा कि भाई कॉल्स इन एरियर्स के बिल्कुल विपरीत है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अगर डेबिट होता है तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होना चाहिए,
ये तो एक आपको याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक मतलब एक ऐसे ही मतलब हल्का फुल्का तरीका मैंने बताया कि भाई अगर आपको याद ना है कि कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट करना है या डेबिट, तो बस इतना याद करना कि ये कॉल्स एंड एडवांस कॉल्स एंड इरेज के विपरीत है। यदि कॉल्स एंड इरेज को हम डेबिट करते हैं तो ये क्रेडिट होता है। पर इसका मूल कारण क्या है? ये कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाता है? इसलिए कि जो अमाउंट एडवांस में आ गया, जैसे यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट मनी के साथ ही आ गया 1800, तो ये जो जिस किसी इंस्टॉलमेंट अमाउंट कंपनी को शेयर होल्डर से एडवांस में मिल जाए, वो अमाउंट कंपनी के लिए एक तरह से लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि जो अमाउंट कंपनी ने मांगा ही नहीं था, जो इंस्टॉलमेंट अभी मंगाया ही नहीं था, वो पहले से ही आ गया, तो कंपनी की ये जवाबदारी बन जाती है कि इसको याद रखें, इसका रिकॉर्ड रखें, और जब इससे रिलेटेड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा शेयर होल्डर पे, उस समय इसको एडजस्ट करें। ये याद रखें कि भाई 1800 किसी शेयर होल्डर का एडवांस में आ गया है, और वो कंपनी की जवाबदारी है कि जब फिर बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट मंगाया जाएगा, उस समय इसको एडजस्ट करें। ये एक लायबिलिटी बन गया, इसको बाद में एडजस्ट करना याद रखना है, यानी एक कंपनी की जवाबदारी हो गई, एक लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ये भी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी ये हो गई कि जो अमाउंट मांगा ही नहीं वो पहले से आ गया। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा कि कोई इनकम अगर एडवांस मिल रहा है, देखिए वैसे इनकम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इनकम नहीं है, ये तो कंपनी अपने शेयर सेल करके कैपिटल इकट्ठा कर रही है, उसका इंस्टॉलमेंट है। पर सपोज जैसे आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा कि कोई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम आपको करंट ईयर में मिल जाए एडवांस में, जो इनकम अगले साल होना चाहिए था वो इसी साल एडवांस में मिल गया, तो उसको हम लायबिलिटी समझते हैं। उसको हम लायबिलिटी समझते हैं कि भाई जो पैसा हमें अगले साल मिलना चाहिए था वो अभी से मिल गया, इट इज स्टेटेड एज लायबिलिटी। वैसा ये भी है, जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बाद में मिलना चाहिए था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है, वो पहले ही मिल गया, अलॉटमेंट के साथ ही मिल गया, कंपनी ने अभी मंगाया नहीं था, अभी वो ड्यू ही नहीं हुआ था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी ड्यू ही नहीं हुआ था, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं हुआ था उसका अमाउंट पहले से आ गया। जैसा मैंने बताया कि जैसे नेक्स्ट ईयर में जो इनकम ड्यू होने वाला था वो अभी से अगर मिल गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम नेक्स्ट ईयर ड्यू होने वाला था वो करंट ईयर में मिल गया, तो उसको हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। वैसा ये है, जो इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू ही नहीं हुआ, कंपनी ने मंगाया ही नहीं, ड्यू नहीं हुआ, उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर पहले से मिल गया तो ये भी लायबिलिटी है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है, ये भी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस है, ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का रूल है कि लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है या इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, और उस दृष्टि से फिर हम इसको लायबिलिटी मानकर क्रेडिट कर रहे हैं, कहाँ पे? कॉल्स इन एडवांस में। तो मैंने सारा स्पष्टीकरण आपको दे दिया कि अमाउंट कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट क्यों किया जाता है। अब एंट्री कैसी हो गई फिर? बैंक अकाउंट डेबिट 1,11,800 to equity share allotment upon 1,10,000 to calls in advance upon 1,800। और इस 1,11,800 में फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अलॉटमेंट का केवल 1,10,000 शामिल है, बाकी का 1,800 उस मालिक नाम के शेयर होल्डर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी है जो एडवांस में आ गया। चलिए, अब ये अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में जब आया उसकी एंट्री हो गई। अब इसके बाद एक ही कॉल ड्यू है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट इंस्टॉलमेंट। आज के क्वेश्चन में कंपनी अपने शेयर का जो इशू प्राइस है ₹10 केवल 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। एप्लीकेशन के साथ ₹4 मंगा चुकी, अलॉटमेंट पे ₹3 मंगा चुकी, आप केवल ₹3 बचा है जिसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाओगे। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट जब ड्यू होगा शेयर होल्डर पे, तो एंट्री कैसी होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना होगा? जितना अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो सारा अमाउंट इस हिस्से का अमाउंट होगा। और मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि मिस्टर मानिक का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1800 पहले ही आ चुका है अलॉटमेंट के साथ। इसलिए आप ये मत सोचना कि आप जितना फर्स्ट एंड फाइनल का मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उसमें से 1800 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ वो अमाउंट नहीं लिखेंगे। यहाँ तो वाकई में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जितना ड्यू हो रहा है वो लिखेंगे। उस समय ये नहीं सोचेंगे कि किसी का 1800 पहले से आ गया। यहाँ पे एक्चुअली कितना ड्यू हो रहा है, कितना ड्यू हो रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ₹3 पर शेयर ड्यू है। कंपनी ने 50,000 शेयर्स अलॉट किए तो 50,000 इंटू ₹3 1,50,000 का अमाउंट ड्यू है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो इस एंट्री में तो हमको अमाउंट 1,50,000 ही लिखना पड़ता है। 1,50,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू के। अब जो फर्स्ट कॉल मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यहाँ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। तो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा, जब बैंक अकाउंट में आएगा तब एंट्री कैसे होती है आप जानते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा एंट्री चेंज होता है इसलिए कि यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो 1,50,000 आने से रहा। अब 1,50,000 इसलिए नहीं आएगा कि एक शेयर होल्डर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1,800 मिस्टर मानिक का वो पहले से आ गया, उसने पहले से ही भेज दिया था जिसको हमने पॉलिसी एडवांस अकाउंट में यहाँ क्रेडिट करके रखा है। तो आप थोड़ी 1,800 भेजेगा, उसने अपना 1,800 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट मनी पे करते समय पे कर दिया एडवांस में। तो अब निश्चित है कि अब वो अपने 600 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं करेगा। जब सारे शेयर होल्डर पे करेंगे तो वो नहीं करेगा, उसने एडवांस में भेज दिया है। तो फिर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बैंक अकाउंट में आएगा तो 1,50,000 नहीं आएगा, ये 1,800 पहले से आ चुका है, ये माइनस करके बचा हुआ आएगा। तो फिर आप 1,50,000 से यदि आप 1,800 माइनस कर दो तो बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है? 1,50,000 माइनस 1,800 1,48,200 बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो हम बैंक अकाउंट को केवल 1,48,200 से डेबिट करेंगे, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,200, ठीक है? ये जो 1,800 पहले से आ गया है इसको काट के केवल इसको मतलब इस 1,50,000 से माइनस करके जो 1,48,200 आया उसको हमने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है? अब समस्या यह है कि आपको इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,50,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि ड्यू की एंट्री में उसको आपने 1,50,000 से डेबिट किया था, वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज इसलिए होना चाहिए कि 1,50,000 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा आ चुका है, ठीक है? नहीं आया ऐसा नहीं, अभी 1,48,200 ही बैंक अकाउंट में आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पूरा नहीं आया। ये यहाँ अभी 1,48,200 इसलिए आया कि 1,800 पहले से आ गया था मिस्टर मानिक का, इसलिए हमें 1,800 कम आया, 1,48,200 आया। लेकिन पहले से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1,800 मिस्टर मानिक का आ चुका था और बाकी शेयर होल्डर का बचा हुआ 1,48,200 अब आ गया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना अमाउंट ड्यू था शेयर होल्डर में 1,50,000 में पूरा आ गया। और पूरा आ गया तो फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज होना चाहिए। इसको ड्यू की एंट्री में 1,50,000 से डेबिट किया था तो यहाँ 1,50,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा तभी ये क्लोज होगा। और अब समस्या है बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है 1,48,200
अब उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,50,000 से क्रेडिट कैसा करें? 1,800 का डिफरेंस आ रहा। वो 1,800 ये है जो पहले से आ गया था, जिसको आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से रिवर्स करके इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नहीं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए 1,800 कम करना। तो इस वो 1,800 जो पहले से आ गया है और उससे हमने पहले कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा था, उसको वहाँ से रिवर्स किया जाए ताकि उसको भी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। उसको वहाँ से रिवर्स करके इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर करना। कहाँ से रिवर्स करना है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से। अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से रिवर्स करना है मतलब क्या? उससे पहले कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था, तो वहाँ से रिवर्स करने के लिए अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। पहले क्रेडिट किया गया था, अब रिवर्स करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,008। अब देखिए दो अकाउंट डेबिट हो गए इस एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,200, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,800। अब इन दोनों के टोटल 1,50,000 हो रही है, तो हम इनके अगेंस्ट में फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,50,000 से क्रेडिट कर सकते हैं, जो कि हमें करना था। तो मैं अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को इनके अगेंस्ट में 1,50,000 से क्रेडिट किया देता हूँ। देखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। ठीक है, अब एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक अकाउंट विथ 1,48,200, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विथ 1,800, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। एंट्री भी कंप्लीट हो गई और वो जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट था जो पहले ड्यू की एंट्री में 1,50,000 से डेबिट हुआ, वो अब 1,50,000 से क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया। वो क्लोज हो गया, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सारा अमाउंट जितना शेयर होल्डर पे ड्यू था वो रिकवर हो गया, और वो रिकवर हुआ है। पहले से 1,800 आ गया था एडवांस में, और बाद में 1,48,200 बाद में और आ गया। तो पूरा 1,50,000 यदि शेयर होल्डर से आ गया, पहले 1,800 एडवांस में आ गया, बाद में बचा हुआ 1,48,200 पूरा 1,50,000 अगर रिकवर हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जिसको आपने ड्यू की एंट्री में 1,50,000 से डेबिट किया था, वो क्लोज होना चाहिए था, तो वो अब क्लोज हो गया। देखिए उसको यहाँ 1,50,000 से क्रेडिट कर दिया। ड्यू की एंट्री में 1,50,000 डेबिट किया था, अब 1,50,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वो क्लोज हो गया। और उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो 1,50,000 नहीं आ रहा था, 1,800 पहले से ही आ गया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो बचा हुआ 1,48,200 ही बैंक अकाउंट में आया था। तो बैंक अकाउंट इसलिए हमने 1,48,200 से डेबिट किया था। पर ये 1,800 जो एडवांस में आ गया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जिसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा था, उसको अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी था। इसलिए फिर हमने उसको कॉल्स इन एडवांस में पहले अगर क्रेडिट किया था, तो उसको वहाँ से रिवर्स करने के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और फिर क्या हुआ कि बैंक अकाउंट में 1,48,200 डेबिट हो गया, जितना बैंक अकाउंट में आया उतना, और जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में पहले क्रेडिट करके रखा था, उसको भी वहाँ से रिवर्स कर दिया हमने, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,800 से। तो अब ये एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। बैंक अकाउंट में 1,48,200, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 1,800, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 से क्रेडिट होकर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब यदि आप इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को इस एंट्री में डेबिट न करते, तो फिर ये होता था कि यदि बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का केवल 1,48,200 आया, तो बैंक अकाउंट को उतनी अमाउंट से डेबिट करना पड़ता है। और यदि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करते 1,48,200 से, तो सोचिए क्या होता।
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, आपके बुक्स में ओपन दिखाई देता, क्योंकि उसको ड्यू की एंट्री में 1,50,000 से डेबिट किया था, और बाद में यदि उसको क्रेडिट करते 1,48,200 से, तो वो 1,800 का डेबिट बैलेंस बना। और वो देख के ऐसा लगता है कि 1,800 किसी का तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आना बाकी है, क्योंकि वो अकाउंट बैलेंस बता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1,800 आना बाकी नहीं है, वो एडवांस में आ गया है मिस्टर मानिक, वो एडवांस में आ गया और बचा हुआ बाद में आ गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा ही अमाउंट रिकवर हो गया है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बैलेंस बताए उचित नहीं है, उसको क्लोज होना चाहिए। उसको क्लोज करने के लिए यदि ड्यू की एंट्री में 1,50,000 से डेबिट हुआ, तो अब उसको क्रेडिट में 1,50,000 से करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जब बैंक अकाउंट में केवल 1,48,200 आ रहा है, तो फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,50,000 से हम क्रेडिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डिफरेंस आ रहा था 1,800 का। तो वो 1,800 ये था जो हमने पहले कॉल से एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था, उससे वहाँ से रिवर्स करना पड़ा, डेबिट किया करना पड़ा, उससे वहाँ से डेबिट करके रिवर्स करना पड़ा, ताकि वो भी इस बैंक अकाउंट में जो 1,48,200 आया है उसके साथ इंक्लूड होकर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टोटल 1,50,000 से क्रेडिट होता है। तो देखिए एंट्री कैसी हो गई अल्टीमेटली, बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,200, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। अब इसके साथ आज के इस क्वेश्चन के तो सारे जनरल एंट्रीज समाप्त हो चुकी, क्योंकि आज 3 ही कॉल थे, 3 ही इंस्टॉलमेंट थे, तीनों इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज हो गई। और ये क्वेश्चन आज यहाँ समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन में कौन सी वैरायटी देखी आपने, कौन सी नवीनता देखी कि इस क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर ने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट एडवांस में भेज दिया था। जब उसने अलॉटमेंट मनी पे किया उसी समय उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे कर दिया, जिसको हमने नाम दिया कॉल्स इन एडवांस। तो आज आपने इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस नाम की नई चीज़ देखी। अब इसी तरह से मेरे अगले लेक्चर में भी कुछ और नया देखने को मिलेगा। वो नवीनता, वो वैरायटी क्या होगी, ये आप अगले लेक्चर में ही जान पाएंगे। अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।